नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के अंदर। और आज हम जानेंगे संपदा 2.0 संपदा 1 से किस प्रकार से भिन्न है और ये कितना एडवांस है। संपदा 1 की जो खूबियां हैं वो हमने पिछले वीडियो में देख ली हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपदा 2.0 के लाभ और हानि। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि संपदा 2.0 आखिर क्यों आया। संपदा 2.0 आने की कुछ वजहें हैं। संपदा 1 में क्या होता था कि ही सर्वर पर डिपेंडेंसी कम थी तो टाइम कम लगता था, लेकिन कुछ फर्जीवाड़े भी होते थे। संपत्ति कहीं और है और कहीं और की जो है रजिस्ट्री भी हो जाती थी। ऐसे में संपत्ति को लिंक करना इसमें ज़्यादा आवश्यक था। तो संपदा 2.0 में संपत्ति को लिंक किया गया है। कैसे? 4 करोड़ खसरों को 10 करोड़ प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर दिया गया है और हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया। मतलब हर प्रॉपर्टी को या हर लैंड को उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्होंने दे दिया है। ऐसा करने से यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और दूसरा यदि कोई बेनामी संपत्ति है तो वो भी पता चल जाएगी। अब यहाँ पर यह भी है कि जो भी सभी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जियो टैगिंग कर दी गई है। साथ ही में संपदा 2.0 की जो ऐप है उसमें हर जगह की कलेक्टर गाइडलाइन को लिंक कर दिया गया है। संपदा 2.0 में फोटो को संपत्ति पर जाकर ही और संपदा 2.0 की ऐप से ही लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो रजिस्ट्री है वो उसी संपत्ति की होगी जिसकी बात विक्रेता और क्रेता के बीच में चल रही है। तो ऐसे में क्या है, फर्जी रजिस्ट्री होने से बच जाएगी। जैसे कि संपदा 1 में हमने आपको बताया था कि फोटो एडिटर की मदद से भी संपत्ति के साथ खरीदने वाले को खड़ा करके फोटो बना करके रजिस्ट्री में अपलोड कर दिया जाता था, जिसको जो हमारे अधिकारी थे चैलेंज नहीं करते थे, उसको स्वतः एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ऐसे में क्या है, फोटो कहीं की भी लग जाती थी। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें संपदा 2.0 के ऐप के माध्यम से ही आपको उस जगह पर जाकर और फोटो खींचनी होगी। यदि आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी फोटो खींचते हैं तो भी वो यहाँ पे इसमें मान्य नहीं किया जाएगा। आपको उस ऐप के कैमरे से ही फोटो लेनी होगी। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहली बात फोटो लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे क्या है कि रजिस्ट्रियाँ फर्जी नहीं होंगी। दूसरी बात, क्योंकि इसमें हर जगह की कलेक्टर गाइडलाइन लिंक है तो जैसे ही आप फोटो खींचेंगे और लोकेशन ऑन रहेगी, जब भी आप फोटो खींचेंगे तो लोकेशन ऑन ही मांगेगा इसमें, तो लोकेशन ऑन रहेगी। जियो टैगिंग के कारण कौन सी जगह है ये पता चल जाएगा और ये पता चलते ही उस जगह का जो कलेक्टर गाइडलाइन है वो आपके उस ऐप में शो होने लगेगा कि उस संपत्ति का कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से कितना बाजार मूल्य है और आपको कितने स्टाम्प और कितना पंजीयन लगने वाला है। तो इससे क्या फायदा है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए संपदा 1 में मान लीजिए आपने कोई गैर अनुभवी रजिस्ट्री लेखक से रजिस्ट्री कराई और आपको रुपए लगने थे 1 लाख किसी 6,000 रुपए की दर से, लेकिन उसने क्या किया कि कोई और कैटेगरी वाली दर अप्लाई कर दी तो आपको 1 लाख की जगह उसमें 20-30 हज़ार रुपए और ज़्यादा लग गए। ये तब होता है दोस्तों जब आप कोई नए या गैर अनुभवी रजिस्ट्री लेखक के पास जाकर के अपना रजिस्ट्री कराते हैं। यदि ऐसा है तो आपको इसमें जिस भी संपत्ति की आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसी संपत्ति में कितने स्टाम्प लगने हैं, कितना रजिस्ट्री शुल्क लगना है, एग्जैक्ट आपको इसमें पता चल जाएगा। हालांकि इसका एक कॉन्स भी है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि यदि कोई संपत्ति हाईवे से 1 किलोमीटर दूर है और अन्य विकल्प वाले रास्ते से 1.5 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पर रजिस्ट्री लेखक आपके पैसे बचा देता था अन्य विकल्प वाले रास्ते से उसकी दूरी दिखा करके, जिससे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती थी और ऐसे में स्टाम्प शुल्क कम लगते थे। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें जो नियरेस्ट रोड रहेगा उसको लिया जाएगा, खास तौर से मेन रोड। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। तो ऐसे में क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो सही प्रॉपर्टी की वैल्यू है वही आपके ऐप में शो होगी और आपको उसी हिसाब से बिल्कुल सही इसमें पैसे लगने वाले हैं। इसमें किसी भी 1 भी रुपए का यहाँ से वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों संपदा 1 में जहाँ पर प्रॉपर्टी फोटो एक ऑप्शनल था, यहाँ पर उसको अनिवार्य कर दिया गया है और उसी हिसाब से कलेक्टर गाइडलाइन इसमें लिंक है। तो कितना पैसा एग्जैक्ट लगना है ये भी इसमें पता चल जाता है। ठीक, तो उस वजह से जहाँ पे संपदा 1 में पैसों की बचत की एक संभावना बनी रहती थी तो वो अब यहाँ पे
दिलचस्पी खत्म हो गई है। तो अब बात करते हैं ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्या है संपदा 2 के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो उपयोगकर्ता है, मतलब कि जो खरीदार है या जिसको अपना ई पंजीयन या ई रजिस्ट्री करानी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएगा और पंजीयन करें पर जाकर के अपना पंजीयन करा लेगा। कैसे कराना है इसके लिए आप वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यदि आप चाहें कि मैं आपको ये वीडियो बना के दूं तो आप कमेंट में अवश्य डाल दीजिएगा। फिर दूसरी बात, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको PDF फॉर्म में रख लेने हैं और वो आपको यहाँ पे मांगेगा तो वो आपको अपलोड कर देने हैं। इसके बाद जो क्रेता है और जो विक्रेता है उसका आपको विवरण देना है और उसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको जहां पर वो संपत्ति है उस संपत्ति पर जाना है और ऐप के माध्यम से अपनी जियो टैगिंग और लोकेशन ऑन करके ऐप के माध्यम से उस संपत्ति की फोटो खींचना है। ऐसे संपत्ति की पहचान हो जाएगी और जियो टैगिंग के माध्यम से उसका सत्यापन भी हो जाएगा। जैसा ही ये होगा तो स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना हो जाएगी। इसके बाद जो ब्लैक ड्राफ्टिंग है, मतलब यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया रहेगा, ठीक है, उस फॉर्मेट को आपको भर लेना है जिससे रजिस्ट्री जो है आपकी कुल मिलाकर लिख जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन रहेंगे, तो आप यदि चाहें तो अपने घर से भी वीडियो एक eKYC के माध्यम से आप जहाँ संपत्ति खरीद रहे हैं उस संपत्ति का संबंधित जो रजिस्ट्रार कार्यालय है उसके अधिकारियों से अपनी रजिस्ट्री के लिए वेरिफिकेशन वीडियो eKYC के माध्यम से करा सकते हैं। और फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पे बहुत सारी UPI जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनका यूज़ करके जो भी आपका स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क है वो आप भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है घर बैठे ही अपनी रजिस्ट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको ऑफिस या कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अब इसमें हम एक खास बात और बता देते हैं आपको। जैसे संपदा 1 में गवाहों की जरूरत पड़ती थी, 2 गवाहों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। इसमें गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके आधार नंबर आपको देने होंगे। तो आप केवल गवाहों के आधार नंबर दे दीजिए, ठीक है, और वो आधार नंबर UIDAI से मैच हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे और उसमें सेव हो जाएंगे। आप यदि बाहर हैं और रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है कि आप वीडियो eKYC के माध्यम से अपना संपदा 2.0 में अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी तो अब इसमें क्या है, आपका जो ईमेल ID है और WhatsApp नंबर है उस पर रजिस्ट्री का प्रिंट आपको मिल जाएगा, मतलब ई रजिस्ट्री आपको भेज दी जाएगी जिसको आप प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं। अब बात आती है नामांतरण की। तो नामांतरण में कम से कम 1 महीना इसमें लग सकता है। इसमें जो है जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होती है तो संपदा पोर्टल से RCMS में एक रिक्वेस्ट चली जाती है और आपका नामांतरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जिसमें कम से कम मैक्सिमम आप मान के चलिए 1 महीना तो लगने ही वाला है। यदि आपका नहीं होता है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए कि मेरा नामांतरण नहीं हुआ है संपदा 2.0 से रजिस्ट्री कराने के बावजूद भी। तो दोस्तों, ये था संपदा 2.0 के बारे में कि ये संपदा 1 से किस प्रकार से अलग है। हालांकि ये आपके एंड पर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सर्वर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो टेक्नो सेवी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।